हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पार्ट नंबर 1 हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। आई होप सभी को समझ आया होगा। बच्चों को कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो कुछ ना कुछ डाउट भी हो सकता है आया हो सकता है सब कुछ समझ में आया हो। तो जो भी है बताते रहिए कि क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको कोई डाउट है। ये सारी चीजें ना आप डिस्कस करते रहिए अपने टीचर के साथ में, ठीक है। तो अभी आज हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ लिया था, एक बार रिकॉल करा दूं मैं। पार्ट 1 में बच्चों हम लोगों ने देखा था कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखा हमने। इन सारी चीजों को देखा था और कुछ क्वेश्चंस लगाए थे और कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी दिए थे। आई होप आप लोगों ने किए होंगे। तो जिन बच्चों ने नहीं किए हैं वो भी करके मुझे सेंड करें। तो हमारा टेलीग्राम चैनल सत्य शिक्षा 910 आई होप सभी ने ज्वाइन किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है वो भी ज्वाइन कर ले। ज्वाइन करने के कई सारे रीजन है। मेन रीजन ये है कि आपको वहां पर कोई भी चैप्टर जो खत्म होता है उसके पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको आसानी हो जाती है बेटा पढ़ने में, अपनी तैयारी करने में, ठीक है। और आपकी स्टडी से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो मटेरियल वहां पर अवेलेबल है। तो सब आपके लिए है, तो आप इसका फायदा उठाइए। सो आई एम योर साइंस टीचर प्रतिभा सक्सेना और ये कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। बढ़ते हैं आगे, जिसमें हम आज सबसे पहले पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं, जहां पर आप 4 से 5 केमिकल रिएक्शंस देखेंगे, जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इन रिएक्शंस को हम बारी बारी से पढ़ेंगे और इन रिएक्शंस के अंदर कितनी रिएक्शंस आती हैं उनको पढ़ेंगे। और 2-3 टॉपिक्स जो कि 1 मार्क 2 मार्क में पूछे जा चुके हैं आपके पिछले साल पेपर में, बोर्ड एग्जाम में, जैसे कि रेंसिडिटी, कोरोजन और आपका रस्टिंग, इसको भी आज हम कवर करेंगे और कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे। तो आई होप सब रेडी होंगे। तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। केमिकल रिएक्शंस का पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में बेसिकली बच्चों क्या होता है कि कोई भी दो या दो से ज्यादा, कोई भी दो या बेसिकली दो जो रिएक्टेंट होते हैं, अब वो एलिमेंट दोनों हो सकते हैं, दो एलिमेंट या एक एलिमेंट एक कंपाउंड या दोनों कंपाउंड हो सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो कोई भी दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से सुनो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें आपको देखने को मिले कि दो सब्सटेंस मिल करके कोई सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और सब्सटेंस में दो कुछ भी हो सकते हैं, वो एलिमेंट हो सकते हैं, वो दोनों एलिमेंट हो सकते हैं, वो एक एलिमेंट एक कंपाउंड हो सकता है, वो दोनों कंपाउंड भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहां पर आपको दो एलिमेंट दिए हैं और वो दो रिएक्टेंट जो हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, वो रिएक्टेंट होते हैं। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। तो ये जो रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे, है ना, सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। तो ये क्या है बेसिकली आपके, ये रिएक्टेंट है। ये दो रिएक्टेंट फॉर्म कर देंगे एक प्रोडक्ट। क्या बना, 1 मोल Mg, एक एटम Mg का था और एक ऑक्सीजन का था, और दोनों ने मिलकर के बच्चों क्या बनाया, दोनों ने मिलकर के 2MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। ऐसे ही सेकंड रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन मिले तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि दो जो रिएक्टेंट थे उन्होंने एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। ऐसे ही सपोज अगर हम यहां पर एक ले ले HCl, ठीक है, एक कंपाउंड, और दूसरा ले ले हम कोई बेस ले लेते हैं NaOH, ये भी एक कंपाउंड है। हमने ये रिएक्शन बहुत बार पढ़ी है, छोटे क्लासेस में भी और यहाँ पर आपका 10th क्लास में भी। क्या बना लेता है, NaCl बेसिकली फॉर्म करता है, और साथ में जो और प्रोडक्ट्स बनते हैं वो अलग है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या रहता है, NaCl। तो ऐसी रिएक्शंस जिनमें कोई भी दो या दो से
एक या दो सब्सटेंस मिलकर के, एक तो नहीं होगा, दो सब्सटेंस मिलकर के एक सिंगल रिएक्शन, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। तो अच्छा, दो या दो से की बात अगर आती है कि दो से ज्यादा, तो दो से ज्यादा में आपका एक्वा सोल्यूशन हो सकता है, मे बी वहां पे ले लिया हो, लेकिन कुछ आपकी रिएक्शन ऐसे दिख रही होगी तभी वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। जब और चीजें ऐड होती हैं उनको क्या कहते हैं वो भी हम आगे बात करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आगे चलते हैं, बात करते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन की। जैसे आपने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जस्ट अपोजिट उसका होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन। कंपोजिशन मतलब बनना, डीकंपोजिशन मतलब क्या, बना हुआ जो है वो क्या हो जाना, टूट जाना या डिवाइड हो जाना। तो डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन में, डीकंपोजिशन रिएक्शन में आपने यही पढ़ना है, क्या होता है, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डीकंपोजेस इनटू टू और मोर कंपाउंड, ठीक है, इसको हम कहते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपका अगर जर्नली मैं बताऊं तो ये कुछ आपकी एक जर्नल रिएक्शन होगी जिसमें ए बी जो है वो रिएक्टेंट होंगे, वो डिवाइड हो गए, डिकम्पोज हो गए ए प्लस बी में। तो इस टाइप की रिएक्शंस कैसी होती हैं, जब आप देखते हो कि कैल्शियम कार्बोनेट जैसी, जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो डिकम्पोज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और CaO में, ठीक है। तो जब ऐसी कोई रिएक्शन दिखती है जिसमें एक ही सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में, उसको हम बच्चा कह देते हैं आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। कंपोजिशन होना मींस बनना, या कॉम्बिनेशन मतलब कि मिलना, और डीकॉम्बिनेशन या डीकंपोजिशन क्या हो जाता है कि डिकम्पोज हो जाना। तो इस टाइप की रिएक्शंस कैसी होती हैं, अब जैसे यहाँ पर FeOH का होल थ्राइस, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, ये क्या कर रहा है, ये हीट का सिंबल है बेसिकली, इसको हीट की जाएगी तो हीट के साथ में ये क्या बना लेगा, Fe2O3 बना लेगा और साथ में H2O रिलीज कर देगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन। तो हमने बेसिकली कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली, एक तो हो गई कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसमें हमने देखा दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं, और एक हमने देखा जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट जो है दो या दो से ज्यादा में क्या हो जा रहा है, डीकंपोज हो जा रहा है। सिंपल। आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे डीकंपोजिशन के भी टाइप हैं। जैसे डीकंपोजिशन कैसे हो रहा है, क्या वो हीट के थ्रू हो रहा है, क्या वो इलेक्ट्रोलिसिस करवाने पे हो रहा है। तो जैसे जैसे वो हो रहा है, जिस वे में वो हो रहा है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसको नाम दे दिया गया। थर्मल डीकंपोजिशन पहला डीकंपोजिशन रिएक्शन का टाइप आता है। थर्मल मतलब क्या, थर्मल से समझ आता है हीट, तो जहां पर हीट की बात हो रही है, जिस भी रिएक्शन में हीट के थ्रू जो है डीकंपोज होता हुआ नजर आ रहा हो, वो हो जाते हैं हमारे थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डीकंपोजिशन। जैसे हमारा बहुत ही ये बढ़िया सा एक एग्जाम्पल है इसका थर्मल डीकंपोजिशन का, जब आप PbNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, PbNO3 के होल ट्वाइस को क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में ये होता है, इसको हीट कराते हो तो ये PbO, ठीक है, लेड ऑक्साइड, और NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि गैस है और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। तो बहुत बढ़िया एग्जांपल ये है कि आपका जब आप पढ़ते हो डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन, तो आप देखते हो कि जो आपका 2 मोल PbNO3 का होल ट्वाइस था, उसको जब हीट कराया तो वो बन गया 2 PbO सॉलिड और NO2 गैस और O2 गैस में, ठीक है। तो ये ब्रेक हो गया, इससे हमें पता चला कि ये कैसा है, एक थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां पर प्रेजेंट है हीट, मेन ये है। अगला आता है बच्चा इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू डीकंपोजिशन हो रहा हो, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस डीकंपोजिशन रिएक्शन। जैसे कंपाउंड डीकंपोज इनटू सिंपलर कंपाउंड, कंपाउंड अपने सिंपलर कंपाउंड में डीकंपोज हो जाता है बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो जब 11th में आओगे तो इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड बहुत बार आएगा, इवन 10th में भी आपने 1 से 2 बार सुना है। तो
ऐसी रिएक्शन जहां पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन हो रही हो या इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जा रहा हो, ऐसी रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह देते हैं बच्चा। उसके बाद में यहां पर देखते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो इट डिकम्पोजेज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्या होती है रिएक्शन? ये रिएक्शन होती है भाई जब आप H2O में हीट पास कर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो। तो मैंने यहां लिख दिया कि हमने इलेक्ट्रोलिसिस करवा दिया किसका? वाटर का। तो ये ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, यानी कि H2 प्लस O2 में। और यहां पर 2 मोल ले लेते हैं, बैलेंस करना है तो बस। तो ये हो जाएगी हमारी रिएक्शन कौन सी? इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल जिसमें हीट था, इलेक्ट्रोलिटिक जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं फोटोलिसिस या फिर फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें किसका काम आता है? कौन सा काम आएगा? कौन इसमें काम आ रहा होगा रिएक्शन कराने में? वर्ड देखो क्या लगा हुआ है, टर्म है फोटो, और जहां पे टर्म फोटो आ जाए वो रिएक्शन होती है, उसमें कहीं ना कहीं लाइट का यूज हो रहा होता है। जैसे फोटोसिंथेसिस, सनलाइट के थ्रू पूरी रिएक्शन प्रोसेस होती है। ऐसे ही फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटोलिसिस, फोटोलिसिस में क्या हो रहा है बच्चा? फोटोलिसिस में लाइट का कहीं ना कहीं पार्टिसिपेशन हो रहा है, तो इसको हम बोल दे रहे हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ द सनलाइट, है ना, आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे आपका सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो ये Ag यानी कि सिल्वर बनता है और साथ में क्लोरीन गैस रिलीज हो जाती है। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके 10th में भी 11th में भी इससे बहुत बार पाला पड़ने वाला है। तो 10th के लिए अभी आपको फोकस करना है, 10th में ये रिएक्शंस बहुत आती हैं। एक इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ जाते हैं जहां पर आपको रिएक्शंस को फिलअप करना होता है, पूरा करना होता है, तो वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स में ये रिएक्शंस कई बार आ चुकी है। तो यहाँ पर देखो ये वाली रिएक्शन ना इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पे ना स्टार बना दिया। हालांकि मैं ये स्टार वगैरह नहीं बनाती हूँ, मेरा मानना है कि आपको थ्रू आउट सारा ही पढ़ना चाहिए, बट हाँ स्मार्ट वर्क के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, किसको प्रेफरेंस दी जाए, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना है। तो यहाँ पर 2AgCl आपका सिल्वर क्लोराइड सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर देता है और क्लोरीन गैस देता है। सिल्वर ग्रेइश कलर की, पहले ये होता है व्हाइट, फिर ये ग्रे हो जाता है, क्लोरीन गैस इमिट हो जाती है। ये हो गई आपकी एक एग्जांपल फोटोलिसिस की। ठीक है, बात करते हैं तीसरी जो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो देखेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आपको याद आ रहा होगा कि डिस्प्लेस होना मतलब कि एक किसी एलिमेंट ने दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दिया, भगा दिया कि तुम भाग जाओ यहां से। ठीक है, रिएक्शन मैं करवाऊंगा। क्यों कहता है वो ऐसा? क्लास 8 में भी आपने बच्चा पढ़ा होगा। जब कोई एलिमेंट जिसमें मेटल्स आती हैं, मोर रिएक्टिव मेटल्स जब लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ में डिस्प्लेस होती हैं या रिप्लेस कर देती हैं, उनको मोर वाली लेस वाले को रिप्लेस कर देती हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और इन रिएक्शन को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो अगर आए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर आए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, याद रखना है कौन सी रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट को एक कंपाउंड से, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जनरल फॉर्म में देखें तो कोई ए होगा आपका एक सब्सटेंस और दूसरा होगा BC कोई कंपाउंड या सब्सटेंस। तो ए क्या करेगा? बी को रिप्लेस करके AC बना लेगा और बी को रिप्लेस करके अलग भगा देगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ रिएक्शन हम देखते हैं जिंक के साथ में। रिएक्टिविटी सीरीज याद है, हम लोगों ने अपने चैप्टर में ऑलरेडी रिएक्टिविटी सीरीज को पढ़ा था। ठीक है, मेटल नॉन मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज की थी, सब बच्चों को याद होगा, ट्रिक भी बताई थी, है ना। तो वो ट्रिक याद करो, वो रिएक्टिविटी सीरीज याद करो और देखो तुम याद करके कि जिंक जो था, जिंक मेटल,
मोर रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन तो मिड में आता है, जिंक तो बहुत ऊपर आ जाता है। पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, याद आ रहा है, और बीच में होता है हाइड्रोजन। तो जिंक क्या करेगा बच्चा, जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देगा और ZnCl2 जिंक क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जिंक क्या करेगा, जिंक जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस करवा देगा बच्चा और बन जाएगा ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस इमिट हो जाएगी H2 की फॉर्म में। ठीक है, यही सेम रिएक्शन तुमने देखी थी जब हम लोग पढ़ रहे थे एसिड बेस और सॉल्ट। तो जब एसिड ने मेटल के साथ रिएक्शन की थी तो क्या बनाया था, हाइड्रोजन गैस निकाली थी, और सारे एसिड हाइड्रोजन गैस निकालते थे। अरेनियस ने यही बताया था कि हर एक एसिड H पॉजिटिव आयंस यानी कि हाइड्रोजन गैस रखता ही रखता है। ठीक है, तो ये तो हम एसिड बेस में चले गए। अभी फिलहाल के लिए ये फोकस करो इस पर कि भैया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। अच्छा, दूसरी रिएक्शन समझते हैं। इस बार भी जिंक है, तुम जिंक ना लेकर के पोटेशियम भी ले सकते हो, सोडियम ले सकते हो, मैग्नीशियम ले सकते हो। तो जिंक है साथ में, लेकिन बदला हुआ है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है। अब जिंक कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या करेगा, कॉपर कहां पर आता है, तुम्हें ध्यान हो तो हाइड्रोजन के पास में आता है कॉपर, और जिंक आता है ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में। तो भैया ये जिंक क्या करेगा, कॉपर को रिप्लेस कर देगा। कहेगा तुम भागो क्योंकि मैं मोर रिएक्टिव हूं, तुम में इतनी ताकत नहीं है रिएक्शन के लिए। तो ये क्या करेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा और कॉपर का सॉलिड फॉर्म में कॉपर जो है इकट्ठी हो जाएगी। और ये क्या बना लेगा, एक्वस ZnSO4। तो ऐसी रिएक्शंस आपकी होती हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। याद करना बहुत आसान है, रिएक्टिविटी सीरीज तुमको याद ही है बच्चों। तुम्हें बस रिएक्शन लिखनी है, एक मोर रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव के साथ में रिएक्शन करवा करके उसे रिप्लेस करवा देना है। रिएक्शंस की प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ती है, चाहे कितने भी अच्छे से आपकी तैयारी हो, रिएक्शंस तो प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी केमिस्ट्री में, और बहुत मजेदार होती है। एक कॉपी बनाओ, ठीक है, एक कॉपी बनाओ जिसमें आप क्या करोगे, जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट रिएक्शन लिखोगे, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस लिखोगे। ओके, उन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को क्यों लिख रहे हो, क्योंकि जब आपका एग्जाम आने वाला है ना 4 मार्च को, उससे पहले आपको वो सब एकदम से रट लेना है, बिल्कुल चाट कर पी जाना है। चाट कर तो नहीं पियोगे लेकिन पी ही लोगे, तो मतलब बस पी लेना है घोल करके एकदम से, समझ रहे हो, मतलब इतने अच्छे से तैयारी होनी चाहिए कि कोई रिएक्शन छूट ना पाए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपने अगले रिएक्शन की, जिसमें आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इजी है, तुम्हें पता, तुम्हें समझ में आ गया होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल बार डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट दिख रहा हो उसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे AB है, जैसे आपका एक तो हो गया AB और एक हो गया CD। अब AB है, CD है, A क्या करेगा, C को रिप्लेस करवा देगा। क्यों, क्योंकि A मोर रिएक्टिव है। B क्या होगा, D को रिप्लेस करवा देगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि B जो है मोर रिएक्टिव है। तो इस तरीके से दोनों कंबाइन हो जाएंगे, मोर रिएक्टिव वाले और लेस रिएक्टिव वाले अलग हो जाएंगे। चलो देखते हैं कैसे होती है ये रिएक्शन पूरी। अब हमारी रिएक्शन है सबसे पहले कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 जो कि अपना एक्वस फॉर्म में होता है। ये सब यहीं से सीखते हुए आप चल सकोगे, क्योंकि देखो अलग से आप देखो कि BaCl2 कैसा होता है मैम, ये कैसा होता है NaSO4, या Na2SO4 कैसा होता है, NaSO4 नहीं Na2SO4। तो इन सारी चीजों को ना ये रिएक्शंस के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन किस फॉर्म में होता है, तो इस पे भी ध्यान दिया करो। तो BaCl2 एंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट के साथ में जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखो देखो भाई, जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो जो Ba है, BaCl2 में जो Ba है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करेगा, सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, सोडियम को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ में खुद जुड़ जाएगा और बना लेगा बेरियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, और सल्फेट जो है वो आपका ये जो सोडियम है, जो सोडियम डिस्प्लेस हुआ है वो क्या करेगा,
सल्फेट तो बेरिलियम के साथ में चला गया, सोडियम जो है वो Cl के साथ में, क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaCl, यानी कि क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड बनाएगा। फिर से देखो, देखो ये रहा हमारा बेरियम जो कि होता है मोर रिएक्टिव देन सोडियम। ये बेरियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ में बॉन्ड बना लेगा, BaSO4 बना लेगा, और जो आपका सोडियम है वो क्या करेगा, क्लोरीन के साथ में अटैच होकर के NaCl का फॉर्मेशन कर देगा। इस तरीके से हमारे पास में देखा हमने कि दो तरीके से, एक बार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ और एक बार यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो दो डिस्प्लेसमेंट हुए, इसीलिए हमने इसको बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक और रिएक्शन की मदद से समझो, देखो एक जगह पर हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक हमने ले लिया HCl। बेसिकली ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, अगर तुम लोग समझ पा रहे हो, अच्छी तैयारी है तो समझ रहे होगे। तो NaOH में सोडियम है और ये HCl है, ठीक है। तो ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये है आपका HCl। अब सोडियम क्या करेगा, सोडियम यहाँ पर हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम मोर रिएक्टिव है देन हाइड्रोजन। तो सोडियम जुड़ जाएगा Cl के साथ में, NaCl बना लेगा, और अपना वाटर भैया जो है ना, ये जल जो है अलग फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर एक बार यहाँ रिएक्शन हुई, एक बार यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुआ, तो दोनों में डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वो डबल टाइम हुआ, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है हमारी ये हो गई। देखो रिएक्शंस वही लौट करके आ रही हैं जो तुम पढ़ रहे हो, बस दो सबके टाइप जो है ना वो बन गए हैं। अब आपके माइंड में वो टाइप्स जो है ना अब आने लग गए हैं कि ये कौन सी रिएक्शन है, वो कौन सी रिएक्शन है। तुमने कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी बार देखी होगी रिएक्शन, कार्बन और ऑक्सीजन की कितनी बार देखी होगी, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि जब कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो दो से एक सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नहीं समझा होगा तुमने, नहीं उस टाइम पर इतना ध्यान दे पाए होगे। तो अब तुम्हें पता है कि कौन सी रिएक्शन कैसी है। एक और रेलेवेंस बता दूं मैं तुम्हें, जो मैं ये पढ़ा रही हूँ, हमने 4 अपने कवर कर लिए। एक तो हमने कॉम्बिनेशन, एक डिकम्पोजिशन, एक डिस्प्लेसमेंट और एक डबल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट कर ली। इसका रिलेवेंस मैं तुम्हें बता दूं, यहां से क्वेश्चन कई बार आया है, पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी, और कई बार आता रहा है, ठीक है। कैसे, आपको पहचानना होता है ये रिएक्शन कैसी है, क्या कौन सा टाइप है, आपको पूरा करना होता है रिएक्शन को, बैलेंस करना होता है रिएक्शन को, ठीक है, और फिर बताना होता है नाम उनका। बेसिकली यहाँ से पहचानने को आता है, पार्ट 1 में जो पढ़ा है वहां से बैलेंस करने को आता है। तो देखो इसका रिलेवेंस बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन अब पढ़ते हैं। बेसिकली ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन थोड़ा सा अलग से हम पढ़ रहे हैं, लेकिन है ये टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या होता है प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन होता है जब दो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं और फॉर्म करते हैं कोई नया कंपाउंड, जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में ना नीचे जमा हो जाता है। जो आपका बीकर होता है उसके नीचे आपको क्या दिखता है, सॉलिड फॉर्म में आपको आपका जो सब्सटेंस है वो दिख रहा होता है, उसको कहते हैं पीपीटी या प्रेसिपिटेट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेशन बनता है उनको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन के मिक्स होने पर ऑफ टू सॉल्ट से, तो उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे आपका ये सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, ये एक्वस फॉर्म में था, इसने पोटेशियम क्लोराइड से क्या करी, रिएक्शन की। अब ये पोटेशियम क्लोराइड से रिएक्शन करके बचा AgCl और KNO3 में कन्वर्ट हो गया। बेसिकली यहां पर भी क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। चलो देखते हैं कैसे। ऐसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, लेकिन बेसिकली यहां पर हो क्या रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे, Ag ने पोटेशियम को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, अपने आप जा करके यहां अटैच हो गया क्लोरीन से, और आपका जो पोटेशियम था उसने NO3 के साथ में कंबाइन कर लिया खुद को, और बना लिया क्या, और क्या बना लिया, एक कंपाउंड बना लिया जिसको हमने बोला KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट। तो AgNO3 KCl कंबाइन होकर बना रहे हैं AgCl और KNO3। रिएक्शन है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन बच्चा यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। कैसे, क्योंकि जो AgCl है ना, AgCl ये जो है आपका प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जमा हो जाता है इस रिएक्शन में,
ठीक है, तो ये जब सस्पेंड हो जाता है प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में, तो इसलिए इस रिएक्शन को कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और कुछ इस तरीके से प्रेसिपिटेशन आपको दिखता है, ये इकट्ठा होता रहता है बीकर के सबसे बॉटम वाले हिस्से पे, सरफेस पे। ठीक है, बात करते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, जो हम जानते ही हैं कि जब एसिड बेस से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होता है, उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आप 7th 8th 9th तीनों चारों क्लासेस में पढ़ते आए और आपने फिर से अभी देख लिया, तो आई डोंट थिंक कि आपको इसमें कोई डाउट होगा। बात करते हैं बेटा पांचवी रिएक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन, जिसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को समझते हैं होती क्या है। देखो, ऐसे रिएक्शंस हम लोगों ने पहले भी ऑल दो इसके बारे में बात की है, बट फिर भी करते हैं। ऑक्सीडेशन क्या है? जब ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए तब हम कहते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर या तो ऑक्सीजन का एडिशन कह लो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल कह लो, कोई भी एक चीज पकड़ लो, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। किसी भी कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन जो है ऐड हो रहा है या किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन निकल रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन क्या होता है? ऐसी रिएक्शन जिसमें एडिशन होता हुआ दिखे हाइड्रोजन का और आपका रिमूवल दिखे ऑक्सीजन का, उसको कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। अब ऐसे रिएक्शन जिसमें दोनों चीजें हो रही हो, एडिशन ऑफ आपका ऑक्सीजन भी हो रहा हो और आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी हो रहा हो, तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ में, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जैसे व्हेन कॉपर ऑक्साइड, ये जो आपका CuO है, इसको हम हीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ में, तो हमारा जो बनकर आता है सब जो प्रोडक्ट होता है वो होता है कॉपर और आपका वाटर। तो CuO को हमने क्या करवाया, रिएक्शन करवाई H2 के साथ में, तो बनकर आया Cu प्लस H2O। हुआ क्या बेसिकली, यहाँ पर ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या हो गया, रिमूवल हो गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यानी कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड में क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड में हो गया क्या, ऑक्सीडेशन। और हाइड्रोजन में क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। तो इसको हटा देते हैं, सिंपल सा एक बढ़िया तरीके से लिखते हैं। चलो देखो, हुआ क्या कि CuO कन्वर्ट हो गया Cu में। बेसिकली यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल रहा है, तो यहां पर रिडक्शन हो गया CuO का, रिडक्शन। ठीक है, दूसरा वाला रिएक्टेंट देखो, हाइड्रोजन गैस जो कि कन्वर्ट हो गई H2O में, यानी कि H2 में ऑक्सीजन का क्या हो गया, एडिशन हो गया। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी हो रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ गए। ऑक्सीडेशन किसको कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं जब आपका एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड, और रिमूवल हो जाए, या तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अच्छा, दूसरी तरफ रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन होता है जब आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए, हाइड्रोजन एटम का एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। या फिर रिमूवल हो जाए ऑक्सीजन, है ना। तो इसी थ्योरी के बेसिस पे जो हमें पता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, हमने बता दिया कि भैया जो आपका कॉपर ऑक्साइड था हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन कर रहा था, तो कॉपर ऑक्साइड कन्वर्ट हो गया किसमें, कॉपर में ओनली, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, दैट मीन रिडक्शन हुआ।
और H2 हमारा H2O में कन्वर्ट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन एटम वहां से आकर के उसके साथ में बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन ने अपना H2 के साथ में, तो यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। चलते हैं आगे, समझ में आ गया होगा रिडॉक्स रिएक्शन क्या है। अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शंस, हमारी लास्ट टाइप है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, थर्मिक से तो समझ आ रहा होगा हीट का काम है, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है एक्सो और एंडो, जहां पर एक्सो आ जाए मतलब कि रिलीज हो रहा है वहां पर कुछ, ठीक है, तो एक्सो मतलब रिलीज, थर्मिक मतलब हीट, इंडो मतलब गेन या एब्जॉर्ब, थर्मिक मतलब हीट। समझ आ गया, समझ आ गया, तो क्या आना पड़े, पढ़ना तो पड़ेगा। अभी तो टाइप, अभी तो एग्जाम्पल भी देखने पड़ेंगे। एक्सोथर्मिक क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिनको रिएक्शन करवाने के लिए, जिनको जो रिएक्शन के बाद में जब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो बहुत सारी हीट भी अपने साथ में रिलीज करते हैं, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्शन को पूरा होने के लिए उसको चाहिए एक अमाउंट ऑफ एनर्जी, उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे। तो एक्सोथर्मिक का सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। रिएक्शन व्हिच प्रोड्यूसेस एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई मीन मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक होती है। डिकम्पोजिशन व्हाट, जिसमें आपका एक सब्सटेंस दो या दो से ज्यादा में बट जा रहा है, डिकम्पोज हो जा रहा है, जैसे CaCO3 कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा था, तो उसमें बहुत सारी हीट निकलती है। चलो देखते हैं। रेस्पिरेशन इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्विकलाइम, वही CaO जो है इज एडेड टू वाटर, इट रिलीज सो मच एनर्जी। जब CaO में वाटर ऐड करते हैं तो आपकी बहुत सारी, ये रिएक्शन गलत है यहाँ पर, ये नहीं होगी, अभी पढ़ते हैं इसको, ये कुछ गलत नोट हुई है, इसको हटा देते हैं। तो व्हेन क्विकलाइम में CO में जब वाटर ऐड करते हैं तो इट रिलीजेस सो मच एनर्जी। और रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन मतलब सांस लेना। रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या है, ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है और ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। यहाँ पर भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। अब आप कहोगे रेस्पिरेशन में एनर्जी कैसे रिलीज हो रही है, तो अगर आपने रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म नाम का एक चैप्टर हुआ करता था, अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो समझ पा रहे होगे। बेसिकली होता क्या, जो आप फूड इनटेक करते हो वो फूड जो है एनर्जी की फॉर्म में सेल क्या करती हैं, उसको ग्लूकोज की फॉर्म में, उसको पहले तो ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है वो सेल, और सेल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है, उसके बाद में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नाउ कम टू दी नेक्स्ट रिएक्शन विच इज क्विकलाइम वाली। CaO में जब वाटर ऐड होता है, तो CaO में जब वाटर ऐड होता है तो बेसिकली आपका क्या बनता है, कंपाउंड जो बनता है उसमें सो मच, बहुत सारी एनर्जी जो है निकलती है, ठीक है। तो CaO बेसिकली वाटर के साथ में ऐड करने पर इसमें बहुत सारी एनर्जी जो है निकल जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये हो गया आपका CaO, यहाँ पर आपने H2O से रिएक्शन करवाई तो बच्चा बन जाएगा ये आपका CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। इस रिएक्शन में बहुत ज्यादा ही एनर्जी निकलती है, इसीलिए हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एंडोथर्मिक की। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है उसे पूरा करवाने के लिए, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, जब आपका वाटर के साथ में रिएक्शन करता है तो NH4Cl बनाता है और बहुत सारी हीट जो है उसे चाहिए होती है रिएक्शन करवाने के लिए। ये रहा आपका NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर के साथ में जब रिएक्शन करता है तो ये इसको ना, ये एक्वस फॉर्म में बन जाता है, सोडियम क्लोराइड जिसे कहते हैं, और उस टाइम पर ये बहुत सारी हीट जो है इसको ये एब्जॉर्ब करता है, निकालता नहीं बल्कि एब्जॉर्ब करता है। इसको कहते हैं अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। और ये हो गया अमोनियम क्लोराइड, और ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड वाटर के साथ में जब उसने रिएक्शन की, पहले सॉलिड में था अब एक्वा सॉल्यूशन में आ गया, ठीक है, केवल स्टेट चेंज हुई।
बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसको जब वाटर में डाला, तो जैसे ही अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डाला तो बहुत सारी एनर्जी जो है उसने एब्जॉर्व करी उस टाइम पर। तो ऐसी रिएक्शन हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम से उसको जानते हैं। बात करते हैं अब ग्राफ की। ग्राफ में देखो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, होता क्या है एक्चुअल में। टाइम ले लिया एक तरफ एक्स एक्सिस पे और एक तरफ ले ली पोटेंशियल एनर्जी, कितनी एनर्जी चाहिए होगी, इसमें भी टाइम और पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले देखेंगे एंडोथर्मिक के लिए या पहले एक्सोथर्मिक के लिए, चलो देखते हैं। एक्सोथर्मिक में आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया, एक तरफ एनर्जी और एक तरफ टाइम। एक तरफ है रिएक्टेंट और बचा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने के लिए इसको चाहिए कुछ एनर्जी, इसने अपनी एक एनर्जी गेन करी, ठीक है, इसको चाहिए नहीं है, बेसिकली इसने एक एनर्जी गेन की है, यानी कि ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो रिएक्टेंट, सपोज ये आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पर रिएक्टेंट से इसे प्रोडक्ट में बनने के लिए एक लिमिटेड, एक कह सकते हैं एक बैरियर है जिसे क्रॉस करना ही पड़ेगा, है ना। जैसे तुम लोग हो क्लास 10th में हो तो एक लिमिट है, एक बैरियर है कि 33% से ज्यादा वाले ही पास होंगे, तो उस बैरियर को क्रॉस करोगे तभी तुम 11th में जा पाओगे। ऐसे ही रिएक्टेंट भी प्रोडक्ट में जब जाएगा तो एक बैरियर को क्रॉस करेगा, तो उस बैरियर को हम बोलते क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, जो कि आप पढ़ोगे अपने आगे क्लासेस में। तो उस एक्टिवेशन एनर्जी को गेन करना पड़ेगा और उस टाइम पर वो बहुत सारी एनर्जी रिलीज करेगा, तब प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। समझ गए। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट को एक्टिवेशन एनर्जी गेन करनी पड़ेगी, वहां पर उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तब वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पाएगा। और हमने दोनों ही एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शंस को एग्जांपल के साथ में समझ लिया। अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कि इफेक्ट क्या पड़ते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के हमारे डेली लाइफ में। तो पहला है कोरोजन। कोरोजन में बेसिकली क्या होता है कि जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है, यानी कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, इसलिए कोरोजन हमारा होता है। तो कोरोजन में द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्जन ऑफ मेटल्स इनटू देयर अनडिजायरेबल कंपाउंड। कोई भी मेटल अपने अनडिजायरेबल कंपाउंड में जब रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, वाटर से रिएक्शन करके, एसिड और गैसेस से रिएक्शन करके कन्वर्ट होने लग जाती है अदर कंपाउंड में प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहते हैं, तब उस टाइम पर देखो होता है कोरोजन। जैसे कि आपने रस्टिंग ऑफ आयरन देखी होगी। रस्टिंग ऑफ आयरन में होता क्या है कि आपने जब लोहे को खुले एनवायरनमेंट में, खुले एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया, अब एटमॉस्फेयर में तो वाटर भी है, बारिश भी होगी, हवा भी है, O2 भी है और बहुत सारे एसिड्स भी हैं। अब ऐसी सिचुएशन में होगा क्या कि जो लोहा है यानी कि आयरन, वो कर लेगा कंबाइन उन सारे एलिमेंट्स के साथ में, और यहाँ पर कुछ ऐसी रस्टिंग वाली प्रोसेस हो जाएगी जिसको हम कोरोजन कहते हैं। तो रस्टिंग है होता क्या है, ये तो बात छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो भी जानते हैं, तुम भी जानते होगे कि आयरन जब रिएक्ट कर लेता है ऑक्सीजन के साथ में और मॉइस्चर के साथ में, तो एक रेड सब्सटेंस फॉर्म कर देता है, उसको हम रस्ट कहते हैं। ठीक है, ओके। तो कोरोजन हो गया, रस्टिंग हो गया, डन। ये कुछ इफेक्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के हमारे डेली लाइफ में। एक और इफेक्ट होता है जिसको हम नाम से जानते हैं, रेंसिडिटी, वो भी पढ़ते हैं। ये पिक्चर देख रहे हो, इस पिक्चर में क्या मिल रहा है, साफ साफ आपको दिख रहा है कि कैसे लोहा जो है वो कोरोजन का शिकार हो गया। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, बेसिकली इसमें रस्टिंग हो रही है। और इस रस्टिंग, इस कोरोजन के टाइम पर होता क्या है, जो आपका मेटल होता है वो वीक पड़ने लग जाता है। ठीक है, तो कोरोजन समझ गए, रस्टिंग समझ गए। बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी कुछ ऐसी होती है, जब आप देखते हो कि जो आपने ब्रेड वगैरह खाने का कोई भी फूड आइटम जो रख रखा था, वो कुछ ऐसा फंगस टाइप की उसमें लग जाती है, उसको कहते हैं रेंसिडिटी। होता क्या है वहां पर, सोचने की कोशिश की, वहां पर रेंसिडिटी की प्रोसेस हो रही होती है। और रेंसिडिटी की प्रोसेस में क्या होता है, बेसिकली फूड में ऑक्सीडेशन हो जाता है, और जब फूड में ऑक्सीडेशन हो जाता है तो उस टाइम पर फूड जो है खराब हो जाता है। देखो, द टेस्ट एंड ऑर्डर ऑफ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल चेंजेस। जो भी टेस्ट होता है उसका, जो भी स्मेल होती है उसकी, वो चेंज होने लग जाता है। दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर, क्योंकि वो खुले छोड़ दिए जाते हैं हवा में,
फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज्यादा लंबे समय के लिए, दिस इज कॉल्ड रैंसिडिटी, इसको ही रैंसिडिटी कहते हैं। जो आपके फूड में टेस्ट है उसका, जो उसका ऑर्डर है, ठीक है, मटेरियल का, जो भी वो उसने फैट और ऑयल कंटेन करके रखा है, उन फैट और ऑयल का क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, वो कन्वर्जन होने लग रहा है, तो इस वजह से उसकी स्मेल, उसकी टेस्ट जो है चेंज होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आप लंबे टाइम के लिए उस फूड आइटम को खुला छोड़ देते हो। ओके अब जब आप फूड आइटम को खुला छोड़ देते हो लंबे टाइम के लिए, तो वहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, एयर के साथ में कांटेक्ट हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन के साथ में, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो जाता है, और इस प्रोसेस को कहते हैं रैंसिडिटी। इट इज कॉज्ड ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड मटेरियल। हमारे फूड मटेरियल में बहुत सारे फैट और ऑयल होते हैं, उन फैट और ऑयल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, इसीलिए इसमें कुछ इस तरीके की, कुछ ये जो दिख रहा है सीन आपको, ऐसा सीन आपको देखने को मिलता है, इसको बच्चा कहते हैं रैंसिडिटी। ओके तो ये हो गया हमारा रैंसिडिटी का टॉपिक कंप्लीट। अब कुछ मेथड है जिसके थ्रू हम रैंसिडिटी को होने से बचा सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, कुछ ऐसे एलिमेंट्स डाल दो जो एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं, जैसे विनेगर, ठीक है, जैसे विनेगर, या आपके कोई कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं जैसे एसिटिक एसिड, वही विनेगर, जिसमें आपके एंटीऑक्सीडेंट के काम हो, वो लोग उसके वो लोग नहीं, मतलब उसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे वैक्यूम पैकिंग, उसकी पैकिंग ऐसे कर दो कि वो वैक्यूम पैकिंग कहलाती है। जैसे आपने लेज के चिप्स तो बहुत खाए होंगे, है ना, अब उसमें ना क्यों नहीं वो खराब होते हैं, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस पड़ी होती है, नाइट्रोजन गैस एक एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रही है। ओके तो यहाँ पर ये सारी चीजें आपको प्रिवेंशन के लिए जरूरी होती हैं। रिप्लेसिंग एयर बाई नाइट्रोजन, ये तो अभी कर लिया। रेफ्रिजरेशन ऑफ फूड स्टफ, कोई भी फूड है आप रेफ्रिजरेटर में रख दो, उसमें CFCs जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो आपकी ठंडक जो बनाए रखती है उस डिवाइस में, उसके वजह से आपका फूड जो है सिक्योर रहता है। तो ये तो हो गई हमारी आज की रैंसिडिटी वाली बात। अब आपको कुछ कर रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस आप करेंगे प्रैक्टिस। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। हाइड्रोजन की क्लोरीन से होगी तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा, पहले इसको लिखना है, उसके बाद में आपको लिखना है और फिर आपको बैलेंस करना है, ठीक है। ऐसे ही लेड कॉपर के लिए, कॉपर क्लोराइड के लिए, ऐसे ही जिंक ऑक्साइड और कार्बन के लिए। ये आप प्रैक्टिस करो, आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसलिए मैंने दिया है क्योंकि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, कुछ आप करके देखो, जहां पर आपको समस्या आएगी वहां पर मैं हूं, और जहां पर आपको नहीं आएगी समस्या वहां पर तो बस फिर आपकी तैयारी अच्छी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शंस आती हैं, कभी कभी जर्नल फॉर्म में दे दिया जाता है जैसे मैंने दिया है, कभी कभी एक्चुअल रिएक्शन दे दी जाती है, और पहचानना होता है कि टाइप कौन सा है। तो इसमें टाइप लिखना है, इसमें आपको बैलेंस करना है, ये दो जो है आपको करके लाना है। तो आज के हमारे जो टॉपिक्स थे क्या क्या थे आपने देख लिए, कौन कौन से थे। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डीकंपोजिशन रिएक्शन, फिर हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिसमें रिडॉक्स पढ़ा हमने, फिर हमने पढ़ा कि डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के क्या जो इफेक्ट है वो पढ़ते हैं, जिसमें हमने पढ़ा कोरोजन, रैंसिडिटी, रस्टिंग ऑफ आयरन। आई होप सेशन अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक करो, लाइक करते हो तो मुझे अच्छा लगता है और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। आई होप सबकी पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी, तो ऐसे ही लगे रहो। और 4 मार्च को साइंस का एग्जाम है, 15 फरवरी अपनी डेडलाइन मानो कि 15 फरवरी से मेरे एग्जाम है, ऑल्दो 15 फरवरी से नहीं है तुम्हारे एक्चुअल एग्जाम जो है आई थिंक 11th ऑफ मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, बट आपको यही मान के चलना है कि आपके 15 फरवरी से हैं। मेक अ टाइम टेबल, मेक अ शेड्यूल, डे वाइज जो आप बना रहे हो या बना चुके हो या अभी तक नहीं बनाया तो बनाओ। पूरे दिन में आप कितने घंटे पढ़ पा रहे हो, अपनी पढ़ाई का जो समय है वो बढ़ा दो। अब अगर 1 महीने के लिए ऐसा करना भी पड़ जाए तो क्या बुरा है ना, चीजें तो बाकी आती जाती रहेंगी, लेकिन ये नहीं आएगा ना, ये जो बोर्ड एग्जाम की एक मार्कशीट होती है ना, वो आपके साथ चिपक के रहती है जिंदगी भर। तो जो चीज आपके साथ में जिंदगी भर रहने वाली है उस पर ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, या फिर जो आप बाद में भी देख सकते हो, वेब सीरीज आ जाती हैं नई, वो तो पड़ी रहेंगी, उनको बाद में भी देख लोगे। इस 1 महीने में जितना डट सकते हो डट जाओ, ठीक है। तो चलो अभी चलते हैं, होप यू लाइक द सेशन, तो इसको लाइक करो
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अगली वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट अपने नए चैप्टर के साथ में। एक्सरसाइज की सीरीज जो है, जो भी आपकी एनसीईआरटी सोल्यूशन है वो भी हम करेंगे, वो अलग होगी। अभी हम चैप्टर को फिनिश कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो चलो अभी चलते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।